नमस्कार, मैं रविश कुमार। आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आरोपों की झड़ी लगाते हुए बताया कि कैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली की भूमिका संदिग्ध है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के श्रीकांत शर्मा के संक्षिप्त जवाब से लगा कि पार्टी से ज्यादा भाव नहीं देगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ उसकी आक्रामकता बढ़ने लगी। जेटली के बचाव में बीजेपी के 9 बड़े नेता मैदान में आ गए। श्रीकांत शर्मा ने इतना ही कहा कि अरुण जी के ऊपर कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में उंगली नहीं उठा पाई। अरविंद जी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। बीजेपी पूरी तरह से इन आरोपों को खारिज करती है। अरविंद केजरीवाल खुद कई आरोपों में जेल जा चुके हैं, हमें उनके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल कौन सी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाया। इसका क्या मतलब है कि अरुण जी के ऊपर कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में उंगली नहीं उठाई है पहले? क्या अब से यह पैमाना होगा कि किसी के ऊपर किसी से पहले किसी और पार्टी ने आरोप लगाए हैं या नहीं? लेकिन श्रीकांत के कमजोर हमले को धार दी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल ने एक भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए अन्ना हजारे के उस आंदोलन को तिलांजलि दे दी जिसमें राजबाला जैसी महिला ने जान दी थी। राजबाला की मौत अन्ना आंदोलन के दौरान नहीं बल्कि काला धन लाने के लिए आंदोलन कर रहे बाबा रामदेव की सभा में हुई थी, जब पुलिस की लाठीचार्ज से भगदड़ मची थी। लेकिन ऐसी चूक तो हम एंकर रोज करते हैं। वित्त मंत्री जेटली के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, और ये उन्हीं के शब्द हैं, कि आज भारत के इतिहास में न्याय और कानून की दृष्टि से भारत की राजनीति में जिन्होंने अपनी कर्मठता से स्वर्णाक्षरों से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा, ऐसे नेता पर आम आदमी पार्टी ने गलत आरोप लगाने का दुस्साहस किया है। हम ये सार्वजनिक तौर पर कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार में कांग्रेस लेड यूपीए की अध्यक्षता में एसएफआईओ ने 21 मार्च 2013 को डीडीसीए पर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जेटली का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी फ्रॉड उनकी अध्यक्षता में नहीं हुआ है। हम आगे एसएफआईओ के बारे में बताएंगे। ये क्या कम है कि बीजेपी को कांग्रेस लेड यूपीए के कार्यकाल में हुई जांच पर भरोसा है। वैसे कांग्रेस को बताना चाहिए कि जब उसके कार्यकाल की जांच में कोई आरोप साबित नहीं हुआ जेटली या स्मृति ईरानी जी के हिसाब से, तो वो क्यों अब जाके जेटली जी के पीछे पड़ गई है? कांग्रेस तब भी क्या चुप रही जब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच कमेटी बनी, नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया? तो क्या कांग्रेस भी जेटली के बहाने कोई मौका देख रही है? उसकी सक्रियता में औपचारिकता भर है या आम आदमी पार्टी की तरह आक्रामकता? खैर, जब स्मृति ईरानी ने यह कहा कि बीजेपी श्री अरुण जेटली के नेतृत्व की सराहना करते हुए, उनकी कर्मठता की सराहना करते हुए संकल्पित भाव से उनके साथ खड़ी थी, है और रहेगी, जिस जेटली जी के साथ खड़े होने के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं, उनके साथ बीजेपी खड़ी होने का आश्वासन दे रही है, बात जमी नहीं, हैरानी भी हुई। पर हो सकता है कि इसके जरिए यह संदेश दिया गया हो कि जेटली जी का नाम पार्टी की किसी अज्ञात गुटबाजी के कारण सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर कोई मामला नहीं होता तो गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय दिल्ली सरकार को जांच के लिए क्यों लिखता? संजय की बात से यह बात साफ होते होते रह गई कि गृह मंत्रालय ने पेशेवर उदारता के कारण ऐसा किया या कोई और वजह रही होगी। दोपहर बीतते बीतते जेटली ने उन तमाम बातों पर विस्तार से स्पष्टीकरण लिखा जिसे वे बुधवार को अस्पष्ट बता रहे थे। जेटली जी का ब्लॉग सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर उपलब्ध है। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रेस को बुलाकर अपना पक्ष रखा और सवाल किया कि डीडीसीए और बीसीसीआई से उनका नाता सालों पहले टूट चुका है, इतने सालों बाद अब जाकर इनको यह याद क्यों आया है? राजनीतिक आरोपों के इतिहास में एक सवाल अभी तक अनुत्तरित है, जवाब नहीं मिला है कि यह मामला तो कब का है, अभी क्यों उठाया? जिस स्टेडियम को लेकर विवाद है वो ये है जहां अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर कीर्तिमान बनाया था। जेटली ने बताया कि दिल्ली में गैर सरकारी साधनों के इस्तेमाल से बना एकमात्र स्टेडियम यही है, बाकी सब सरकारी खर्चे पर बने हैं। हमने इसे 114 करोड़ में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना दिया। इसके बाद जेटली ने अजय माकन से भी पूछा कि आपके कार्यकाल में तो कोटला स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम जो है कॉमनवेल्थ के समय 900 करोड़ लगे थे उसके रिपेयरिंग में। हमने इस स्टेडियम को सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से ही बनवाया, निजी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं। आप नेता तो आज उठा रहे हैं, लेकिन कीर्ति आजाद जो बीजेपी के सांसद हैं कई साल से उठा रहे हैं। कम से कम वे बुधवार तक उठा ही रहे थे, आगे भी उठाएंगे। जेटली ने कहा कि एक सांसद हैं जो बार बार हम लोगों के खिलाफ लिखते रहते हैं, नाम नहीं लिया कीर्ति का, कहा उन्होंने कि जब मैं प्रतिपक्ष का नेता था तो उन्होंने यूपीए सरकार को लिखा। यूपीए सरकार ने सन 2012 में एक जांच बिठाई क्योंकि कंपनी है और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र को होता है। 21 मार्च 2013 की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है
कि कुछ टेक्निकल वायलेशन हैं प्रोसीजर के, कोई सब्सटेंटिव वायलेशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि टेक्निकल गड़बड़ियां और सब्सटेंटिव वायलेशन यानी व्यापक उल्लंघन के बीच कितने का फासला होता है और इस फासले में क्या क्या हो जाता है। आपको बता दें कि सत्यम घोटाले के बाद चर्चा में आए SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की इस मामले के बाद फिर से चर्चा हो रही है। जेटली ने कहा कि एक अफसर के खिलाफ सीबीआई सर्च करती है तो संघीय ढांचे की बात कहां से आ गई। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या यह संघीय ढांचे के अनुकूल है। आम आदमी पार्टी ने आरोप क्या लगाया उसे देखते हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि DDCA ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में 24 करोड़ रुपए का बजट बनाया, कुल राशि 114 करोड़ खर्च की गई, कहां गए वो 90 करोड़। अरुण जेटली ने कीर्ति आजाद को लिखा है कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर की कंपनी EPIL को ठेका दिया ताकि किसी के मन में संदेह ना रहे। आम आदमी पार्टी दस्तावेजों के दम पर दावा कर रही है कि EPIL को केवल 57 करोड़ की पेमेंट की गई। 114 करोड़ में से सिर्फ 57 करोड़, तो बाकी का 57 करोड़ किसे दिया गया। सही बात है, किसे दिया गया। क्या हम जानते हैं कि स्टेडियम के प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही कंपनी शामिल थी या अन्य कंपनियां भी। हम पूछेंगे ये सवाल। राघव चड्ढा के अनुसार इस मामले की जांच DDCA की एक कमेटी ने भी की है। उससे ये बात निकली है कि 1 करोड़ 55 लाख का लोन DDCA के 3 कंपनियों को देता है। ये वही वाला मामला है 2 लीटर शराब वाला टाइप से। विभा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है कि उनसे कि क्या ये पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट हैं DDCA के उस वक्त के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि प्राइमा फेसाई सीम्स टू बी ए केस ऑफ थेफ्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमें यह नहीं मालूम कि इस बात पर SFIO ने क्या कहा है, फिर भी बीजेपी के नेता से पूछेंगे कि अगर वे जवाब दे सकने की स्थिति में हैं तो बताएं। कल कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटेंशियल पेमेंट दी जाती है, ये राघव चड्ढा के आरोप हैं। स्ट्रीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना लक्ष्मी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंट प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट IT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, निपुण ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और मनु टेक्निकल फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड नाम की इन 5 कंपनियों को DDCA कई लाखों में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही है, एक ही जगह है, इनका रजिस्टर्ड ईमेल ID एक ही है। इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर सेम ही लोग हैं और इनको शेयर होल्डर्स का वही नेक्सस है। घूम फिर के वही डायरेक्टर बन जाते हैं, वही घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बनाकर पैसा निकाला जा रहा है DDCA से। राघव की ये बात सुनकर लगा कि कहीं वे DDCA से निकलकर नेशनल हेराल्ड पे तो नहीं चले गए। राघव का आरोप है कि पेमेंट उन कंपनियों को किया गया जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। वैसे हमारे साथ DDCA के कोषाध्यक्ष भी हैं जो अपना पक्ष रखेंगे ही। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को इस विषय पर और बोलने से मना कर दिया गया है। बताया गया है कि पार्टी महासचिव रामलाल ने कीर्ति को बुलाकर यह संदेश दिया है। वैसे प्राइम टाइम में कीर्ति आजाद कह चुके हैं कि वे किसी से डरते नहीं हैं। ANI को दी बाइट में उन्होंने कहा है कि वो रविवार को दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इससे भी बड़ा खुलासा करेंगे जो आम आदमी नहीं कर पाई है। वैसे कीर्ति के अलावा इस मामले में बिशन सिंह बेदी भी हैं, आकाश लाल हैं, सुरेंद्र खन्ना भी हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। जिस तरह से ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए, उन पर लगे आरोपों और भीतरघात की राजनीति के किस्से अब याद आते हैं तो कथित आरोपों की अमर गाथाओं पे हंसी भी आती है। ये सोचते हुए कि चाहे जेटली हो या केजरीवाल या राहुल गांधी, कोई तो आरोप अंजाम पर पहुंचता नहीं है। पहुंचना चाहिए, बात अंजाम ही है या बारात बीच में रोककर मूर्ति भसान से पहले काफिले को रोककर डांस करने की प्रवृत्ति है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ आशुतोष हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, संजय झा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता, और रविंद्र मनचंदा साहब हैं, कोषाध्यक्ष DDCA से। आशुतोष, दर्शकों की सुविधा से कोई एक आरोप मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो मोटिव लगाते हैं कि आप लोग सब खराब हैं और राजनीति से कर रहे हैं, तो मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि आप सभी लोग खराब हैं, पर जो एक आरोप है उसी आरोप को लगाएं जिसपे मैं बारी बारी से स्पष्टीकरण ले सकूं। अब कोई एक दूसरे को खराब करने में समय बर्बाद ना करे। आप लोग हैं खराब चारों, कोई हमारे मेहमान हैं, लेकिन मैं कहते हुए बुरा लग रहा है। कोई एक आरोप लगाएं जिससे मैं संजय से भी प्रतिक्रिया लूं, विजेंद्र जी से भी प्रतिक्रिया लूं और रविंद्र जी से भी प्रतिक्रिया लूं, तो बात समझ में आए कि आरोप क्या है, मामला क्या है। आशुतोष। रवीश भाई, मैं तीन बातें आपके चैनल पे कहूंगा और मुझे लगता है कि इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जी को और मनचंदा जी को देना चाहिए। आज अरुण जेटली जी का ये ब्लॉग सामने आया है और इस ब्लॉग के अंदर उन्होंने
जो झूठ बोला है, उन्होंने कहा है कि नो पर्सनल एलिगेशन वाज एवर मेड अगेंस्ट मी, यानी मेरे खिलाफ कभी भी किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा है। एक बात उन्होंने कही है, मैं सिर्फ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बात झूठी है, क्योंकि 13 सितंबर 2015 को बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद, और कीर्ति आजाद ने ये चिट्ठी अरुण जेटली को लिखी थी। इस चिट्ठी के ये पैरा नंबर 3 जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, इसको अगर आप देख लें, और इसको मैं पढ़ देता हूं, और इसके आधार पे मैं चाहूंगा कि विजेंद्र गुप्ता जी कहें कि ये व्यक्तिगत आरोप उनके ऊपर लगा है भ्रष्टाचार करने का या करवाने का या नहीं। इसमें उन्होंने लिखा है, इट इज शॉकिंग टू नोट दैट इलीगल कॉर्पोरेट बॉक्सेस वर कंस्ट्रक्टेड एंड वेर सबलीज टू 10 कॉर्पोरेट हाउसेज। A company close to you and your family, 21st Century, was tasked to sublease these boxes for 10 years at rupees 36 crore, for which a commission of 540 crore was paid to the said company. Even when it was commonly known that you had personally spoken with the companies like ONGC to get them to illegally sublease these boxes, and 21st Century and अब ये कीर्ति आजाद जी का इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनने वाले थे, उस कॉर्पोरेट बॉक्सेस को सबलीज किया गया 21st सेंचुरी को, और 21st सेंचुरी के मालिक कौन है, मैं नाम बताता हूं, लोकेश शर्मा। ये लोकेश शर्मा कौन है? ये अरुण जेटली के पारिवारिक मित्र हैं, और उन पारिवारिक मित्र को जो है 5.5 करोड़ रुपए का फायदा सबलीज करके दिया गया है। पारिवारिक मित्र, कोई महत्वपूर्ण बात है, लोकेश शर्मा पारिवारिक मित्र, एक मिनट है ना, पारिवारिक मित्र है। इसके अलावा बीजेपी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण जेटली पर आरोप लगाते हैं कि वो जब वित्त मंत्री हैं तो अपने अधीन पब्लिक सेक्टर कंपनी ओएनजीसी को प्रेशराइज करते हैं कि वो हॉकी इंडिया को 5 करोड़ रुपए देने के लिए उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं। अब अरुण जेटली जी अपने ब्लॉग में तो लिखते हैं कि भाई उनके ऊपर कोई पर्सनल आरोप नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या कीर्ति आजाद, उनका लोकेश शर्मा से अरुण जेटली का रिश्ता क्या है? ठीक है, और क्या इस रिश्ते की वजह से उनको 5.5 करोड़ का फायदा पहुंचाया तो बहुत सवाल दर्शकों की नजर से भटक जाएंगे के ऊपर उन्होंने दबाव डाले। आशुतोष रुकते हैं। विजेंद्र जी, इस पॉइंट पर आप बता सकते हैं, ये 21st सेंचुरी कंपनी के बारे में लिखा है और इन्होंने कहा है कि ये गलत बात है कि अरुण जेटली पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे हैं। आशुतोष बता रहे हैं कि व्यक्तिगत आरोप तो कीर्ति आजाद नहीं लगाए हैं, जो आपके सहयोगी हैं, अगर हैं तो आपकी पार्टी में तो हैं। रवि जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अरुण जेटली जी का लगभग 45 वर्ष का सार्वजनिक जीवन है, 45 इयर्स का। इस आरोप के बताइए ना, मैं उनको खारिज नहीं कर रहा हूं, ये जो आरोप इन्होंने अभी लगाया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? मैंने बताया ना, ये सब बातें जो कुछ यहाँ कही जा रही हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं, लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाने के लिए, क्योंकि एक भ्रष्ट अफसर को राजनीति बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित ना हो, राजनीति कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं, पर इसका जो आरोप यही हमारा कहना है, चूंकि लोकेश शर्मा ये आरोप निराधार हैं, निरर्थक हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस बनाए गए थे इसलिए जिससे कि स्टेडियम का खर्चा निकाला जा सके। ठीक है, और ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है स्टेडियम को बनाने का, ये कोई गवर्नमेंट मनी इसमें यूज नहीं हुआ है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसकी कैपेसिटी डबल हो गई है ऑलमोस्ट। दिल्ली का जो स्टेडियम है क्रिकेट का, वो उसकी 2 गुना कैपेसिटी हो गई है। जो आशुतोष ने आरोप लगाया विजेंद्र जी, यहाँ मैं आपको छूट दूंगा, हो सकता है कि आपको डिटेल में ना मालूम हो, कई बार ऐसे टेक्निकल मुद्दों पर हो जाता है, लेकिन आप जो आशुतोष ने आरोप लगाया उसको आपने सिर्फ निरर्थक निराधार कहा, पॉइंट पे नहीं काटा कि लोकेश शर्मा कौन है, क्या 21st सेंचुरी का क्या है। अब किसी का संबंध, अब मित्र तो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, तो क्या इस आधार पर जेटली को कसूरवार ठहराया जा सकता है? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है रवि जी कि कोई भी बेतुकी सिर पैर की बात यहाँ करने लग जाए और हम उसका जवाब देते फिरे। हमने आपको नक्शल में बता दिया जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं सवाल दर सवाल करूंगा, जब राजनीति पर आऊंगा तब अच्छा बुरा कह लीजिएगा। ये जो आशुतोष ने कहा, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? 21st सेंचुरी कॉर्पोरेट बॉक्स 36 करोड़ का जो बनाया गया, ऐसा है कि जब बॉक्सेस बने थे, एक सेकंड विजेंद्र जी, मनचंदा साहब बोल रहे हैं, जब स्टेडियम बन रहा था तो पैसे क्रिकेट एसोसिएशन के पास पैसे नहीं थे। अच्छा, तो जो ये भी सवाल आ रहा है, 27 करोड़ का पहले बजट था, तो पहले हम सिंगल टियर बना रहे थे। इसी का बताइए, 36 करोड़ वाला है, वो सवाल आएगा तो उसका देंगे। सब सवाल कहां से आ जाएगा? ये कॉर्पोरेट बॉक्सेस 34 करोड़ 96 लाख के हमने दिए। ठीक है, इसके लिए हमने कंपनीज को इनवाइट किया जो हमारे बॉक्सेस को बेचेगा, उसको हम
जो भी कमीशन थी वो देंगे। ठीक है। सो उसमें 21 सेंचुरी मीडिया कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, लोकेश शर्मा की होंगे, लोकेश शर्मा होंगे मालिक। आप नहीं जानते हैं? नहीं जानता हूं, क्योंकि इस मतलब बार यहाँ पर नाम ले तो बता दीजिए, अच्छा है, क्योंकि वो तो है नहीं हमारे साथ। इस बार भी जो अभी भी मैच हुआ है स्टेडिया साउथ अफ्रीका का, इंटर स्टेडिया राइट्स उन्हीं को मिला है। सो वो कई स्टेडियम्स में काम करते हैं 21 सेंचुरी मीडिया वाले। तो उन लोगों ने हमको ये 34 करोड़ 96 लाख में जो बॉक्सेस बेच के ये रकम हमको दिलाई। तो उनको जायज बात है, उनको कमीशन मिली होगी जो उन्होंने काम किया। ये कमीशन औपचारिक रूप से दिया गया है ना? बिल्कुल, वो एज पर भ्रष्टाचार नहीं। आशुतोष इस पे कुछ पूछना चाहेंगे? आशुतोष, इस पे रविंद्र मनचंदा कह रहे हैं कि हाँ, पैसा निकालने के लिए उस कॉर्पोरेट बॉक्स को, जो बॉक्स होता है जिसमें खास तरह के लोग बैठते हैं, है ना, उसको एक तरह से स्पॉन्सरशिप या उसको ठेके पे देने के लिए ये किया गया, उसको कमीशन दिया गया, वो कह रहे हैं। आपको जवाब मिला या कोई काउंटर सवाल है? मैं आपसे कहना मेरा जो बुनियादी सवाल है, और जो सवाल कीर्ति आजाद ने, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी की नहीं है, उन्होंने कहा कि ये जो 21st सेंचुरी के मालिक है लोकेश शर्मा, वो आपके फैमिली फ्रेंड हैं। तो इसके पीछे कौन सी कानूनी कार्रवाई की गई थी, जिस कानूनी कार्रवाई के तहत इनको मिला गया? क्या व्यक्तिगत चूंकि मित्रता थी इसलिए आपने उनको दे दिया? क्योंकि जो डीडीसीए है ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो भाई आपने कैसे दे दिया उनको? और दूसरी बात, ओएनजीसी के ऊपर दबाव डालकर आपने पैसे क्यों दिलवाए वित्त मंत्री का? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किस प्रोसेस के तहत लोकेश शर्मा की कंपनी को दिया गया? नहीं, वो कौन सा प्रक्रिया अपनाई गई? क्या आपने टेंडर दिया? टेंडर इनवाइट किए थे, जो हम लोगों की मदद कर सकता है इनको बेचने के लिए। तो उसमें इसका जो कीमत थी, जो लोस ये बिडर था, तो हमने इसको अलॉट किए। अब ये कहते हैं फैमिली फ्रेंड हैं। अब अरुण जी आज डीडीसी के प्रेसिडेंट नहीं भी हैं, हमने 1 महीना पहले भी उनको स्टेडिया राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये तो किसी के साथ भी जोड़ देंगे। संजय, अब आप इस पे कोई एंगल जोड़ना चाहते हैं तो बताइए। एक सवाल आपसे भी है कि एसएफआईओ की जो रिपोर्ट है, जिसका जिक्र अरुण जेटली ने किया है, कि उसमें कोई सब्सटेंशियल वायलेशन का जिक्र नहीं मिलता है। तो कोई छोटा मोटा होगा, कोई बालू गिराया नहीं गिराया इतना बोल के, ठीक है, वो भी अपराध होता है। वैसे उस रिपोर्ट में इनको क्लीन चिट दी गई थी। अब आप उस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? और दूसरा, ये जो अभी कॉर्पोरेट बॉक्स की बात हो रही है, उस पर बोलिए। देखिए रवीश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हमेशा एक दूसरे को क्लीन चिट देते हैं, वो इनका परंपरा है और इसका वो पालन कर रहे हैं। अभी गुप्ता जी ने कहा कि हमने टेंडर बुलाया था। आप सीरियस फ्रॉड ऑफिस का रिपोर्ट पढ़िए, उसमें खुलेआम लिखा हुआ है और स्पष्ट किया गया है कि वहां पर टेंडर का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई प्रक्रिया ही नहीं था। उन्होंने टेंडर जिनको दिया, शायद उसमें वो जो भाई और भतीजावाद जो आप कहते हैं, उसी का शायद ये उदाहरण है जहां पर ये कॉर्पोरेट बॉक्स का सवाल है। देखिए, बड़ा प्रश्न क्या है कि ये इनका ये कहना कि सीरियस फ्रॉड ऑफिस में क्लीन चिट है, ये गलत है, क्योंकि वहां पर पारदर्शिता पे बड़े प्रश्न उठाए गए हैं। वहां पर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट का पूरा उल्लंघन हुआ है। और ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि आप सीरियस फ्रॉड ऑफिस का रिपोर्ट और फिर डीडीसीए ने जो अपनी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की थी उसका रिपोर्ट, और फिर ये 30 हज़ारी कोर्ट के जो जज का रिपोर्ट, इन तीनों को एक साथ एक समूह तरीके से देखेगा तो आपको मालूम होगा कि कितनी निर्बलता, कितनी खामियां, कितने व्यक्तिगत तरीके से यहां पर निर्णय ली गई। और डीडीसीए को मैं क्रिकेट के समय, जब क्रिकेट नेक्स्ट के समय मैं क्रिकेट को फॉलो करता था, उस समय ये देखिए, जनरल बात आप कह सकते हैं, अरुण जेटली खराब हैं, मैनिपुलेट कर लिया, ये सब कर लिया। आप चार्ज लगाइए ना, मैं चाहता हूं आप चार्ज लगाएं। चार्ज लगाने के लिए देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इन तीनों रिपोर्ट्स ने कहा है कि डीडीसीए में घोटाले और भ्रष्टाचार के ढेर सारे, एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ रीजंस वहां डाले हुए हैं।